Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 23rd of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 जनवरी 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है सोमालिया को। ये वापस न्यूज़ में आया है तो उसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है भारत के अंदर जो हिमालयाज हैं वो केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो भी केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो पुलिकट लेक है वो केवल 2 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अभी जनरली मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लूं कि आप यहाँ पे कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे होंगे वो बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन्स होंगे, यानी कि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड होगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एप्पल यूज़र होंगे। एप्पल के अंदर iOS जो सिस्टम है उनका खुद का सिस्टम है, वो यहाँ पर ऑपरेट करता है। तो इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर हमारे मोबाइल फ़ोन्स चलते हैं। तो ये यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो किसका है, गूगल का है। तो अब यहाँ पर एक नई न्यूज़ निकल कर आ रही है और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आपको देखने को ये मिलेगी कि इंडिया का जो IIT मद्रास है ना, इन्होंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर लिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में निकल कर आई है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है भार OS। जैसे भारत वर्ड है ना, उसके आगे का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया भार, और उसके बाद OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। तो भार OS या फिर इसको भरोस के नाम से भी जान सकते हो और भरोसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए जा रहे हैं। कुछ फीचर्स के बारे में पता चला है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो कि हमें नहीं मालूम चली है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल जो है ना इस टॉपिक पर कल से ही पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे मिंट का आर्टिकल है, भार OS एक इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंडिया के अंदर जल्द ही हमारे पास में आने वाला है। फिर ऐसे आप लोग यहाँ पर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल देख पा रहे होंगे, भार OS एवरीथिंग वी नो सो फार अबाउट इंडियाज अराइवल टू एंड्रॉइड। देन ऐसे यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, भार OS इंडिया का इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है IIT मद्रास के थ्रू। आओ अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि भार OS आखिरकार है क्या, है ना। तो भार OS जिसको हम लोग भरोस भी कह रहे हैं, काफ़ी सारी जगह पर जब आप हिंदी आर्टिकल्स देखोगे ना तो इसको भरोस के नाम से भी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे IIT मद्रास की ही एक इनक्यूबेटेड फर्म है J&K लिमिटेड, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली इसको बनाया है, ठीक है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ज़्यादा खास बात है, वो ये है कि यहाँ पर हाईटेक सिक्योरिटी आपको मिलेगी, साथ ही साथ में प्राइवेसी मिलेगी। इन दोनों ही चीज़ों के साथ में यहाँ पर ये आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात, इंडिया का ये इंडिजीनियस सिस्टम है और कुछ इस प्रकार का पहला सिस्टम आया है यहाँ पर जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। जैसे आज के समय पर जो एंड्रॉयड है वो गूगल का है, पूरी तरह से वो गूगल का कंट्रोल रहता है। गूगल क्या करता है, फ़ोन के अंदर पहले से कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स देता है, यानी कि जब आप एक नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाओगे, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन परचेज़ करोगे, तो वहाँ पे उसमें पहले से काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो
इंस्टॉल आते हैं उनको हम लोग प्री इंस्टॉल ऐप कहते हैं, है ना। इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है इंडिया के अंदर, आपको पता होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं, गूगल का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। बट उसी का यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव बार ओएस आप कह सकते हो। इसके अंदर बोला जा रहा है सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान में रखी गई हैं। एंड्रॉइड से आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। अब ये कैसे अलग देखने को मिलेगा, तो जो हमारी आईआईटी मद्रास की कमेटी है ना, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि अभी एंड्रॉइड में क्या होता है कि आपके ऊपर ऐप थोप दिए जाते हैं कि आपको ये सारे ऐप मिल रहे हैं एज इट इज़ और आपको वो यूज़ भी करना है, ठीक है ना। तो आपके पास में प्री इंस्टॉल ऐप्स आ गए, लेकिन यहाँ पे इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी यूज़र्स होंगे ना, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने खुद के ऐप्स को चुन सकते हैं। जो जो एप्लीकेशन उनको चाहिए, जो जो उपयोग करना है, आप बिल्कुल, आपको फ्रीडम रहेगा, आप उसके हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगी कि आपको ये भी यूज़ करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में ये भी ऐप्स भरे हों, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नो डिफ़ॉल्ट ऐप देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि इसके अंदर यही एक अच्छी बात है, कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। इस मामले में यहाँ पर इसको सुरक्षित माना गया है और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसको लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों के थ्रू भरोसा भी जताया गया है। और भरोसा इसलिए जताया गया क्योंकि इसको काफ़ी सिक्योर माना गया। अब ये सुरक्षित क्यों है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब आप लोग भरोसा ऐप के बारे में पढ़ोगे ना, तो एक और चीज़ निकल कर आ रही है न्यूज़ में, वो है यहाँ पर PASS, जिसको आप लोग बोलोगे पास, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्राइवेट ऐप सिक्योरिटी सर्विस। तो प्राइवेट ऐप सिक्योरिटी सर्विस की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी और इसमें यहाँ पर केवल और केवल आप वही ऐप्स ले पाओगे जिस पे बेसिकली आप पूरा विश्वास कर रहे हो। यानी कि अगर आपने PASS वाली जो लिस्ट है, इसमें जो भी ऐप्स आपको दिए हैं, आप ये वाले ऐप अगर लेना चाहते हो ना, ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हो, वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशंस होंगे। यहाँ से मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, इवन गूगल भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। ये ऐसा सिस्टम होने वाला है पास, ठीक है। तो प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस यहाँ पे इसको बोला गया। जैसे हमारे ऐप स्टोर आते हैं आईफोन में, प्ले स्टोर आता है उसमें, हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, वैसे यहाँ पर इसके अभी कोई स्टोर के बारे में चर्चा नहीं की है, बस यहाँ पे पास के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेस मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी और उसमें कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगे जिसके बारे में मतलब वो आप कह सकते हो उसके उन एप्लीकेशंस के ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो और उनको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आपका इन्फॉर्मेशन कोई भी कहीं से भी लीक नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, उनकी टेस्टिंग यहाँ पर इंडिया कर चुका होगा। तो इस मामले में यहाँ पर आप कह सकते हो इसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी माना गया है बाकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। तो देखते हैं कब तक इसके बारे में चर्चा होगी, कब तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी टेस्टिंग चल रही है और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आना बाकी है। बाकी काम कैसे करेगा, एंड्रॉयड से कितना मिलता जुलता है, वो सब अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चला है। जितनी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आई है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप लिंक कर पाओगे। हमारे PM मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने मांग की है प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में। जो हमारा पूरा का पूरा जेल का सिस्टम होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए। और जेल के सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमें यहाँ पे ख़त्म करना होगा, उनको रिपील करना होगा। ये बात यहाँ पर PM के थ्रू बोली गई है। रिसेंटली यहाँ पर PM क्या कर रहे थे, एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर इन्होंने अटेंड किया। ये 57th कॉन्फ्रेंस था और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर ये बात PM मोदी के थ्रू रखी गई है। इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा जेल का सिस्टम है, यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेल मैनेजमेंट के अंदर बदलाव होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पुराने क्रिमिनल लॉज हैं उनको हटाकर कुछ नए लॉज लाने ज़रूरी हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉज मतलब आप कह सकते हो अंग्रेज़ों के समय के हैं। कुछ 1861 के आसपास के भी देखने को मिलेंगे, तो हमें उनको हटाकर कुछ नए लॉस को लाना पड़ेगा। आज के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। वो बात यहाँ पे PM मोदी ने मेंशन की है। लेकिन करना क्या है, ये तो खाली इस आर्टिकल के अंदर बात की गई है। आपको पता होगा पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर मैंने कई बार ढेर सारे एडिटोरियल डिस्कस कर रखे हैं, आपको काफ़ी सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। आपको एक बार पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर आंसर राइटिंग भी करवाई थी, याद होगा, आपने इसके ऊपर आंसर लिखा हुआ है, जिसने लिखा है उसको याद आ रहा होगा, है ना। तो करेंगे क्या, थोड़ा सा इस आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा या मेंस में, तो मेंस में हेल्प करेगा। मेंस में डायरेक्टली आपसे पुलिस रिफॉर्म को लेकर पहले कई बार सवाल पूछे गए, पॉसिबिलिटी आपसे फिर से सवाल पूछा जाए, तो इसको लेकर सारा का सारा डेटा, मतलब जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे केवल और केवल इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है और इसी में से यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसका उत्तर देना है। चलो समझते हैं आखिरकार हमें क्या है ज़रूरत पुलिस रिफॉर्म्स की। इंडिया के अंदर अगर हम देखें, जो हमारी राज्य के पुलिस फोर्सेस हैं, इनका काम होता है जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करना,
ठीक है, जो भी अपराध हो रहा है उनको इन्वेस्टिगेट करना, वो सारा काम यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे पुलिस सेक्टर के ऊपर जो खर्चा जाता है पैसा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट से यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा खर्चा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। बात ये की जा रही है जितने भी पुलिस के मैटर्स होते हैं या फिर कोई भी यहाँ पर क्राइम हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करने का जितना ही मैटर है, यानी पुलिस के पास में जितनी भी पावर्स आ रही हैं वो अभी पुलिस एक्ट 1861 के माध्यम से आ रही हैं। हमारे पास में एक एक्ट है पुलिस एक्ट 1861, तो अपने आप में आप देखो ये 1861 का एक्ट है, बहुत पुराना, ज़्यादा ही पुराना यहाँ पर ये एक्ट हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि पुराने वाले एक्ट के हिसाब से सारा काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब हमें यहाँ पर एक बदलाव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार इसके बारे में जिक्र किया है कि भैया रिफॉर्म्स करो, कुछ बदलाव यहाँ पे लेकर आने की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। तो अभी के समय पर ज़रूरत है कि इंडिया को एक लीगल, आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो ही सिस्टम है ना, इसको रिवाइज किया जाए, इसको यहाँ पर चेंज किया जाए, इसको वापस से देखा जाए, और जो हमारी पुलिस है उसको स्मार्ट पुलिस बनाया जाए। कैसे बना सकते हैं अब इसको समझेंगे। पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे भारत एक डेमोक्रेसी है, तो इंडियन डेमोक्रेसी में पुलिस का एक आइडियल रोल क्या होता है, इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पुलिस फोर्सेस का जो प्राइमरी रोल है वो है जितने भी कानून हैं उनको लागू करना, या कोई अपराध हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना। लोग हैं पूरे देश भर में, उनकी सिक्योरिटी यानी उनकी सुरक्षा का सारा काम पुलिस के पास में देखने को मिलता है। बाकी इंडिया जैसे बड़े देश के अंदर, इंडिया जो कि बेसिकली आज के समय पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को एक अच्छे इक्विपमेंट के साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि पुलिस के पास में एक वेल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर हथियार होने चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके पुलिस परफॉर्मली अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से यहाँ पे कर पाएगी। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो नहीं पा रहा है। इंडिया इतना बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे पुलिस को इतना सपोर्ट मिला नहीं है, वो बात यहाँ पे बताई गई। दूसरा यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि पुलिस रिफॉर्म्स हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत हो चुका है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ना, टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चैलेंजेस और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग को पुलिस रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर कई सारी कमीशन, कई सारी कमेटियां बैठी, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि पूरा का पूरा जो इंडिया के अंदर पॉलिसिंग वाला सिस्टम है ना, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, पुलिस को क्या क्या प्रॉब्लम्स भारत में फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो है लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि जितनी हमारी आबादी है हमारे देश की, उसके हिसाब से जो पुलिस की संख्या है वो काफ़ी कम है। इवन यूनाइटेड नेशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था, यूनाइटेड नेशन ने ये बोला था हर लाख जनसंख्या के ऊपर, हर, ध्यान रखना, 1 लाख जनसंख्या के ऊपर 222 पुलिसमैन होने चाहिए। तो हर 1 लाख जनसंख्या के लिए लगभग 222 पुलिसमैन होने चाहिए, ये यूनाइटेड नेशन का रिकमेंडेशन था। बट आज के समय पर ऐसा है नहीं। कई सारे राज्यों के अंदर जो पुलिस फोर्सेस की वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। आप देखोगे 2016 का यहाँ पे एक डेटा बोलता है लगभग कई सारी स्टेट के अंदर में 5.5 लाख के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है पुलिस की वो इतनी ज़्यादा हमारे देश में अभी के समय पर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रेंथ यहाँ पर आप देख सकोगे तो हर 1 लाख लोगों के ऊपर, या फिर हर 1 लाख लोगों के लिए 137 के आसपास पुलिस देखने को मिलती हैं। तो ये अपने आप में बहुत कम नंबर है, तो इसको यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। तो पहला चैलेंज तो ये हो गया। अब होता यहाँ पर यह है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, पुलिस हो गई बहुत कम, तो इसकी वजह से पुलिस के ऊपर पड़ने लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन, और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। काम की वजह से ओवर बर्डन इनके ऊपर होने लगता है। अब जब काम बहुत ही ज़्यादा एक अल्टीमेट लेवल पर ज़्यादा बढ़ चुका है काम, तो इससे यहाँ पर उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, या इफेक्टिवनेस है काम करने का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इसकी वजह से सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, सही से यहाँ पर जो भी केस आया है उसकी तहकीकात नहीं की जा सकती, सही से कोई भी केस नहीं निपट सकता, है ना, और इसकी चक्कर में कई सारे केस पेंडिंग भी रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पुलिस सेक्टर के अंदर में एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ इंडिया के अंदर नज़र आती है, वो है यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट होना। काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, पुलिस को अपने अंडर कंट्रोल में रखने की काफ़ी बार कोशिश की जाती है, नहीं तो फिर बदल दिया जाता है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो अपने हिसाब से काम करवाने के लिए यहाँ पे जो काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उन्होंने अपना कंट्रोल दिखाया, जिसकी वजह से पुलिस इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाई है। तीसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कॉलोनियल लेगेसी।
वही जैसे मैंने बोला कि ये जो एक्ट है पुलिस का वो है पुलिस एक्ट ऑफ 1861। अपने आप में बहुत पुराना एक्ट है, अंग्रेज़ों के समय का एक्ट है। तो इतना पुराना एक्ट और आज चल रहा है 2023, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आज के समय में और उस समय में। तो अभी भी उस एक्ट के हिसाब से काम करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। इसको यहाँ पे बदलने की आवश्यकता है, ये बताया गया। तीसरा यहाँ पर पब्लिक परसेप्शन। एक और प्रॉब्लम है, पता है क्या है? सेकंड एआरसी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन इंडिया के अंदर में वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के अंदर में जो लोग हैं ना वो पुलिस को एज अ करप्ट ऑफिसर कहते हैं, है ना। पुलिस को यहाँ पर बोलते हैं देखो करप्ट है पूरी तरह से, है ना, भ्रष्टाचार में सबसे आगे है, इनएफिशिएंट है ना। और इस चक्कर में जो पुलिस है उसके साथ में ना पब्लिक प्रॉपरली कांटेक्ट भी नहीं कर पाती, उनके साथ में बातचीत करने में लोग घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो जो रिलेशन है ना पुलिस और पब्लिक का वो बहुत ज़्यादा खराब आपको देखने को मिलता है, लोग सेटिस्फाई नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा भी यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स ने बताया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पुलिसिंग सेक्टर के अंदर में। एक और चैलेंज आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। आज के समय पर जो भी हमारी पुलिस फोर्स है इनको ज़रूरत है एक प्रॉपर और मजबूत कम्युनिकेशन सपोर्ट की, नए नए वेपन्स की, है ना, उसके बाद में हाई मोबिलिटी की। लेकिन होता क्या है, CAG की जो एक रिपोर्ट है 2015-16 की, वो ये बोलती है कि हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस के पास में वेपन्स का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज है, यानी हथियारों का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज, काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ज़माना बदल चुका है, टेक्नोलॉजीज़ बदल चुकी हैं, मॉडर्न वेपन्स आ चुके हैं। आपके पास में पुराने सारे वेपन्स हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। फिर उसके बाद में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट ने एक चीज़ हमें ये बताई है कि लगभग काफ़ी सारी स्टेट फोर्सेस के पास में प्रॉपरली व्हीकल्स नहीं है, उन पुलिस के पास में प्रॉपरली व्हीकल्स नहीं है इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट की साइड से मिलते हैं वो भी यहाँ पर उनको नहीं मिल पाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। दूसरा मैंने आपको बता ही चुका हूँ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बदल रही है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बनाती जा रही है। जैसे आज के समय पर हम लोग साइबर अटैक देख पाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, कंप्यूटर से साइबर अटैक किया जा रहा है, लोगों का जो डेटा है वो हैक कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है ना, लोगों के अकाउंट ऐसे ही खाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पुलिस फोर्सेस को एक अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो चीज़ यहाँ पर इनके पास में नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज ये लोग फेस कर रहे हैं। तो ये बात आपने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि पुलिस इंडिया में फेस कर रही है। अब बात यहाँ पर आती है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। मैं आपको बस खाली एक ही वे फॉरवर्ड बताऊंगा, बाकी काफ़ी सारे वे फॉरवर्ड बता सकता हूँ लाइन से, लेकिन बाकी के आपको बताने की और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहली चीज़ यहाँ पे हमें पुलिस को एक स्मार्ट फोर्स बनाना होगा। हमें ज़रूरत है कि जो इंडियन पुलिस है इसको स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव बनाया जाए, इनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ दी जा सके, इनको यहाँ पर टेक से भी बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान अभी काफ़ी कम पुलिस ऑफिसर्स को है, तो उनको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर ज्ञान दिया जाए, जिनके पास में नहीं है उनको ट्रेनिंग दी जाए। इससे हम लोग अपने यहाँ पे पुलिस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे। बाकी आप ये बताओ हम और क्या क्या कर सकते हैं इस पूरे के पूरे यहाँ पे पुलिस सेक्टर को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। ज़रा 5 आपको पॉइंट्स बताने हैं, 5 वे फॉरवर्ड बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, जिसके भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए और बिल्कुल सटीक पॉइंट्स होंगे, उनको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट यहाँ पर 5 वे फॉरवर्ड बताने की कोशिश करो। और ऐसा नहीं है बहुत लंबे चौड़े लिखने हैं, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, जिसको आराम से सब रीड कर सकें। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ये था आर्टिकल। इस आर्टिकल को केवल पढ़ लेना ये आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करता ज़रा सा भी, लेकिन अभी पुलिस रिफॉर्म्स चर्चा में है तो इस वजह से इसका बैकग्राउंड डेटा जितना भी कुछ था वो सब आपको क्लियर करवा दिया गया। मतलब एक रेडीमेड नोट्स आपको मिल चुके हैं। कोई भी सवाल आता है एग्जामिनेशन के अंदर, आपके मेंस के अंदर में, तो आराम से आपके पास में इतना कंटेंट रेडी हो चुका है कि आप आराम से उसका आंसर लिख सको, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय है, सोचने का समय नहीं मिलता है। उसके लिए कंटेंट आपको पहले से रेडी करना पड़ता है, जैसा आज आपने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता आता है, जैसे स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है ना, फिर उसके बाद में आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको अच्छे से यहाँ पर मैप में देखना है और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद में उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पता चलता रहता है कौन कौन वीडियोस के टच में रेगुलर है, रेगुलर बेसिस पर आंसर्स देता रहता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना बिल्कुल ना भूलना। आगे आते हैं। तो 3 दिन बाद हम लोग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अब 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं
और उस दिन हम लोग को अपने देश की सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। उसके लिए जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन्होंने OPS अलर्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया है। अब जो ये OPS अलर्ट एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर बॉर्डर पर सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगी, इन्हेंस कर देगी, ताकि यहाँ पर हमारी देश की जो सिक्योरिटी है इसके साथ हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और ख़ासकर और या फिर स्पेशली रिपब्लिक डे पर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने OPS अलर्ट एक्सरसाइज को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, ताकि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, खासकर जैसा गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है वहाँ पर बॉर्डर नज़र आएगा, राजस्थान में बरमर हो गया, वहाँ पर बॉर्डर नज़र आएगा। तो जहाँ जहाँ पर बॉर्डर पूरा नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं, उस बॉर्डर पर हम लोग सिक्योरिटी को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से सुरक्षा की जाएगी इन कुछ दिनों में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ना क्रिएट हो। और इसके लिए ही स्टार्ट किया गया है OPS अलर्ट एक्सरसाइज, ये बात ध्यान में रखना। ये जो एक्सरसाइज है कब तक चलेगी? 28 जनवरी तक यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज चलने वाली है। पूरे के पूरे जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक्सरसाइज चलने वाली है। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? अपनी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। बात क्लियर हो गई? इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अब करना क्या है? OPS अलर्ट एक्सरसाइज यहाँ पर ये आपने समझना है। ये कौन स्टार्ट किया है? ये यहाँ पर BSF की एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है। दूसरा यहाँ पे बचता है BSF के बारे में जान लेना, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर GS पेपर 2 में ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में लिखा हुआ है, सीधा सीधा UPSC ने लिखा हुआ है। तो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूज़ में आती रहेंगी उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, एक आपको परफेक्ट डेटा पता होना चाहिए। चलो BSF के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। BSF इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पिछले साल ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे को यहाँ पर मनाया है, ठीक है ना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पिछले महीने सेलिब्रेशन क्या है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में भी है। तो 1 दिसंबर 1965 में पहली बार यहाँ पर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सेलिब्रेट किया था, ये रेजिंग डे को सेलिब्रेट किया था। उसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। आज के समय पर जब हम लोग बात करते हैं BSF की, तो लगभग 2.65 लाख आपको लोग देखने को मिलेंगे जो कि BSF के अंदर सर्व कर रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को उन्होंने सुरक्षित रखा है। ना केवल इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जो भी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स को शेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, वहाँ पर आपको BSF देखने को मिलेगा, जो कि हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखा है। और हम लोग यहाँ पर इन BSF की वजह से काफ़ी सुरक्षित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो BSF है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉर्डर पर क्राइम को रोकने में। दूसरा, यहाँ पे जो भी बॉर्डर्स पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी कभी आप देख पाते होंगे स्मगलिंग होती है, इलीगल तरीके से सामान इधर से उधर किया जाता है, उनको भी यहाँ पर BSF पूरी तरह से रोकने में मदद करता है। इंडियन आर्मी के बाद में BSF इकलौता सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारे देश में, जिसके पास में खुद का एयर विंग है। एयर विंग के साथ साथ इनके पास में आर्टिलरी रेजिमेंट है ना। तो ये सारी स्पेशल चीज़ें यहाँ पर इनको मिल जाती हैं। दूसरा, एक वर्ड आता है क्रीक क्रोकोडाइल, ध्यान रखना क्या है क्रीक क्रोकोडाइल। एक क्विक रिएक्शन टीम है, और ये जो टीम है ना, ये BSF कमांडो से ही मिलकर बनती है। इस टीम को ही बनाया गया है ताकि 26/11 जो हमला हुआ था, ऐसे हमले को हम लोग यहाँ पे निपटा सकें। तो उसके लिए हमारे पास में क्रीक क्रोकोडाइल नाम की एक क्विक रिएक्शन टीम है, जो कि BSF कमांडोज के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। अब इनका काम क्या है? इस टीम का काम है जो कि ब्रैकिश वाटर होता है, जहाँ जहाँ पर खारा पानी देखने को मिलेगा वहाँ पर भी ये लोग सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाते हैं, उन एरिया को गार्ड करते हैं। जैसा आपको पता होगा कच्छ रीजन में सर क्रीक है ना, सर क्रीक जो कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जो सुरक्षा उस पर्टिकुलर एरिया में वो भी हमारी BSF ही करती है। दूसरा, बॉर्डर फोर्स के साथ साथ यहाँ पर 7,000 के आसपास या 7,000 से भी ज़्यादा वेमेन देखने को मिलती हैं, जो कि अलग अलग रैंक्स के अंदर सर्व कर रही हैं इस पर्टिकुलर फोर्स में। ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर सर्व करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। बात ध्यान में रखनी है। और पिछले साल की एक खास बात और है, पिछले साल जो हम लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है ना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब के अंदर पहली बार ये पिछले साल इसको सेलिब्रेशन किया गया था। दूसरा, यहाँ पर दूसरी बार पिछले साल ये हुआ कि हम दिल्ली से बाहर इसका सेलिब्रेशन कर पाए थे। तो 2022 इस वजह से भी यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी रेजिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी वो सब डिस्कस कर लिए। प्रीलिम्स के लिए आप यहाँ पे इस आर्टिकल को लेकर तैयार हो चुके हो। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से आप इसको लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है? देखो, भारत क्या कर रहा है आज के समय पर, क्लीन एनर्जी की तरफ हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दुनिया भर की कंट्रीज़ का मेजर फोकस यही है कि हम लोग अपने यहाँ पे क्या कर सकें, पोल्यूशन को कम से कम कर सकें, है ना, क्लीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। यही है, इंडिया भी ये कर रहा है, पोल्यूशन को कम करने के ऊपर फोकस कर रहा है। कई सारे टारगेट हमने 2070 तक का इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का टारगेट रखा है। ऐसे कई सारे टारगेट्स हम लोगों ने रखे हैं। लेकिन क्या ये करना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है।
और इसको लेकर हम लोग कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमी को रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा ना, हमें उतना ही पैसा खर्च करना होगा। बिना पैसा खर्च किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वो काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो उनके ऊपर उस चीज़ का बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है। वो चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया कि कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रिस्क भी इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो यहाँ पर अभी इन चीज़ों के बारे में बताता है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम देखें तो अभी के समय पर जो हम लोग फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं। ये सारी बातें एक स्टडी के दौरान की गई हैं। ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज जर्नल ने यहाँ पर इसके बारे में पब्लिश किया था पिछले सप्ताह। इन्होंने एक एनालिसिस दिया और इन्होंने ये बताया, देखो कई सारे माइनिंग सेक्टर हैं। माइनिंग सेक्टर क्या करते हैं, खनन करने के बाद में कई सारे मिनरल्स वगैरह या ऑयल हो गया या गैस हो गया, उसको निकालते हैं। ठीक है, अब माइनिंग सेक्टर भी क्या कर रहे हैं, जब खनन करते हैं तो ढेर सारा पोल्यूशन को पैदा करते हैं। ऑयल बना रहे हैं, ऑयल को निकाल रहे हैं, या फिर गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये लोग भी ढेर सारा जो पैसा है ना, ये उधार में ले चुके हैं। ढेर सारा पैसा यहाँ पर इनके पास में इन्होंने लिया हुआ है, डेट में लिया हुआ है, ताकि अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकें। उसके बाद ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारा पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, इन्होंने भी यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कई सारे जो क्रेडिट हैं, कई सारा जो उधार है वो ले रखा है कि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है उससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने ढेर सारा पैसा लोन पर, क्रेडिट पर, यहाँ पर उधार पर बेसिकली ले रखा है। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के अंदर ही कई बहुत सारा जो रिस्क है इन पर्टिकुलर बॉडीज़ को लेकर वो बढ़ने वाला है, वो बात यहाँ पर बताई गई है। दूसरा, और अभी इस काम को करने के लिए ना, ये तो कुछ भी नहीं है, हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। साल 2021 में पीएम मोदी ने एक कमिटमेंट किया है कि साल 2070 तक हम क्या करेंगे, भारत को नेट ज़ीरो एमिशन बना देंगे। यानी कि भारत जो पोल्यूशन कर रहा होगा बिल्कुल ज़ीरो पोल्यूशन हो रहा होगा। 2030 तक हमारी जो भी बिजली है, जो भी बिजली का उत्पादन है, उसका आधा बिजली का उत्पादन नॉन फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, यानी कि कोयला वगैरह। जैसे आज के समय पर हम लोग जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो कोयला जलाकर कर रहे हैं, तो 2030 तक हम इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। कोयला वगैरह जलाना काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे और आधी बिजली हम लोग क्लीन एनर्जी का यूज़ करके बना रहे होंगे। तो वही बात बताई गई है, लेकिन ऐसा करने में ढेर सारा पैसा लगेगा। अभी भी हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आवश्यकता है और वो सारा पैसा अलग अलग तरीके से उठाया जा रहा है। सरकार ने उसको स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, वो है ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से। तो आरबीआई ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिए हैं और यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड अभी दिए जाएंगे, तो इससे ढेर सारा पैसा यहाँ पे सरकार कलेक्ट करेगी। हालांकि सरकार के ऊपर लगातार जो बर्डन है वो बढ़ता चला जाएगा इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में। हम जैसे जैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे खर्चा हमारा बढ़ता जाएगा, डेट हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा, ढेर सारा जो लोन है हमारे ऊपर इंक्रीज़ होता जाएगा, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उधारी में, कर्जे में आ जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ढेर सारी परेशानियाँ, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये वाली परेशानियाँ, वो बेसिकली एक स्टडी ने हम लोग को बताया है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एक और पॉइंट के बारे में। इसी आर्टिकल में एक और चीज़ बताई गई है, वो है ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो ग्रीन बॉन्ड्स आने वाले समय में भी चर्चा में आने वाले हैं, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। तो ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं, थोड़ा इसको समझेंगे। यूपीएससी ने आपको पता होगा ऐसे ही गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर एक सवाल पूछ लिया था। ठीक है, अब बॉन्ड क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। देखो, बॉन्ड बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर कह सकते हो ये, ठीक है ना, एक पेपर है जो कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी आपको देगा। सपोज़ यहाँ पे आपको कुछ पैसा है जो कि यहाँ पे जमा करना है, इन्वेस्ट करना है, सरकार के पास में जमा कर सकते हो। अब पैसे जमा करोगे सरकार के पास में, ऑब्वियस सी बात है उस पर आप ब्याज भी लोगे, ठीक है, इंटरेस्ट भी लोगे। बिना ब्याज के थोड़ा ना जमा करोगे। जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तब तक आप पैसा क्यों सेव करोगे वहाँ पे। इससे अच्छा बैंक में डाल दो, वहाँ पे ब्याज मिल जाएगा, या उसकी एफडी करवा दो, वहाँ पे ब्याज मिल जाएगा, है ना। तो होता यहाँ पर यह है कि सरकार ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करेगी। ग्रीन बॉन्ड्स पर क्या होगा, जो भी इंसान ग्रीन बॉन्ड्स को परचेज करता है, इन बॉन्ड्स को परचेज करता है, तो ये बॉन्ड उसके पास में आ जाएगा। सरकार को वो अपना पैसा जो है जितना भी दे रहा होगा वो दे देगा, उतना रुपए का बॉन्ड उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, लाख रुपए का जो भी यहाँ पे जमा करना है सरकार के पास में, वो जमा कर दिया पैसा, और उतने रुपए का बॉन्ड आपको यहाँ पे सरकार दे देगी। ठीक है, अब आपके पास में जब बॉन्ड आ जाएगा ना वो, तो क्या होगा, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि भैया मेरे पास में ये बॉन्ड है, जब मुझे पैसा चाहिए होगा मैं कागज़ उनको दूंगा, भैया लो बॉन्ड, मेरा जो पैसा है मुझे ब्याज के साथ में दे दो। ठीक है, इतने टाइम का ब्याज जब तक का पूरा हो जाएगा वो ब्याज जो है मुझे दे दिया जाए।
ठीक है। तो सरकार यहाँ पर इसी प्रकार से बॉन्ड जारी कर कर पैसा इकट्ठा करती है। उस पैसा का यहाँ पर, अब इसका नाम ग्रीन बॉन्ड है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा ग्रीन मतलब ग्रीन को आप एनवायरमेंट से लिंक करते हो। तो ये जितना भी पैसा सरकार के पास में ये बॉन्ड जारी कर कर आएगा, वो सारा का सारा पैसा हम लोग केवल और केवल अपने एनवायरमेंट के अंदर खर्चेंगे। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग, इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च जाएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा जाएगा। इसके अलावा कहीं और ये पैसा नहीं खर्चा जाएगा, ध्यान में रखना है। तो बस ग्रीन बॉन्ड का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो भी पैसा है वो एनवायरमेंट को ही बेहतर करने में खर्चा जाने वाला है, और इसको लेकर सरकार ये पैसा इकट्ठा करेगी। ये बॉन्ड जारी कर कर लोगों के पास में बॉन्ड होगा, लोग परचेज करेंगे, अपना पैसा जमा करेंगे, और उनको बाद में एट द लास्ट ब्याज मिलेगा। सरकार यहाँ पर जब वो पैसा रिटर्न करेगी तो उसमें ब्याज भी देगी। तो इससे यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर आने वाले समय पर जो बर्डन है, जो दबाव है, जो कर्जा है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आने वाले समय पर जैसे हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, जो इकोनॉमिकल रिस्क है वो भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ऐसा स्टडी ने बताया। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ चलते हैं अब हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। दोस्तों, आज का एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। कई सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जिसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है, देखो कल संडे था, कल न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको रूबेला के बारे में बताया था, मीज़ल्स के बारे में बताया था, वहीं पर मैंने आप लोग को वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया था। तो बेसिकली यहाँ पर उसी को लेकर एक सवाल है हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ केयर। जो टीकाकरण होता है ना, इसका इंपॉर्टेंस बताना है आपको अपने हेल्थ केयर के लिए, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, खासकर इंडिया जैसे देश के अंदर में। फिर साथ ही साथ में डिस्कस करना है कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन के लिए, यानी कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसके लिए, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, उसको वैक्सीनेशन देने के लिए क्या क्या कदम उठाएं। तो इसी वजह से बोलता हूं कि इनिशिएटिव जब भी मैं डिस्कस करता हूं उसके ऊपर ध्यान दिया करो। तो यहाँ पर आप इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हो कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं हमारी देश भर की पॉपुलेशन को प्रॉपरली इम्यूनाइज करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, वैक्सीनेशन को देने के लिए। ठीक है, तो एक बार रीड कर देता हूँ। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर हेल्थ केयर पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। Also discuss the steps taken by Government of India to ensure universal immunization of our population। फिर इसको हिंदी में भी यहाँ पर मैंने दे दिया है, हिंदी में रीड कर देता हूँ एक बार, ताकि हिंदी माध्यम वाले लोग भी यहाँ पर इसको अच्छे से कैप्चर कर सकें। बताना है विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा के लिए टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालें। साथ ही हमारी आबादी का जो सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं उनके ऊपर चर्चा करें कि भारत सरकार ने इस चीज़ को लेकर क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होंगी। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको फुल फॉर्म लिखना है। मेरा पर्टिकुलर चैनल मिलेगा, वहाँ पर लगभग 44,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 49,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम सभी लोगों को करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो उससे ढेर सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उन चीज़ों को वहाँ पर बता सकोगे कि यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप रन कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल से। जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो हम लोग लेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज से। यहाँ पे बातचीत की जा रही है किसके बारे में, गिग इकोनॉमी के बारे में और गिग वर्कर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट एडिटोरियल है। ठीक है, अब हुआ क्या कि आज न्यूज़पेपर जब मैं सुबह वेट कर रहा था तो आज डेली एडिशन काफ़ी लेट आया, दूसरा एडिशन थोड़ा जल्दी आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हम उतनी देर में मैं एक और न्यूज़पेपर बिजनेस लाइन वाला रीड कर रहा था, तो वहाँ पे भी गिग वर्कर्स को लेकर एक एडिटोरियल आया है। तो 2 एडिटोरियल का निचोड़ आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर क्या होता है सब कुछ जानने को मिलेगा। राइटर ने बहुत बेहतरीन तरीके से, जो यहाँ पे राइटर है ना स्वामी अशोक, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने गिग इकोनॉमी को समझाया है। क्या क्या प्रॉब्लम्स भारत के गिग इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं उनको समझाया है। चलो समझते हैं यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को। तो स्क्रीन पर नीचे बस देखते हुए चलना, नीचे ही आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। राइज ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, जो भारत के अंदर गिग इकोनॉमी है ना वो किस प्रकार से ग्रो कर रही है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। देखो जो गिग इकोनॉमी है इंडिया के अंदर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी या फिर एक ऐसे वर्कर होते हैं जो कि टेम्पररी वर्कर होते हैं, यानी कभी कभी
थोड़े समय के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कोई जॉब ना फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ऊबर, ओला, स्विगी, जोमेटो। अब जोमेटो स्विगी में आपने देखा होगा जो फूड डिलीवर बॉय होते हैं, है ना, फूड की डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी जो नौकरी है वो बेसिकली गिग वाली वर्क देखने को मिलता है। गिग वर्क देख कह सकते हो, उनको गिग वर्कर बोल सकते हो। अब होता यहाँ पर यह है कि उनकी जो जॉब है ना टेम्पररी है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है ना, जॉब कभी भी चली जा सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गिग इकोनॉमी। और खासकर आज के समय पर जिस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बढ़ चुके हैं ना, तो ये गिग इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुकी है। ये जो काम होता है ये पिछले कुछ समय पर ज़्यादा न्यूज़ में आया है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको मिली है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। दूसरा यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, और बिज़नेस के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बिज़नेस को भी यहाँ पे सस्ता पड़ जाता है, तो बिज़नेस भी यहाँ पर इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो गिग इकोनॉमी के बारे में आपको समझ में आया। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। फिर राइटर ने यह बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि जितने भी गिग इकोनॉमी वर्कर्स होते हैं, यानी कि यही जो कि स्विगी जोमेटो में काम कर रहे हैं, फूड डिलीवर वाले जितने भी वर्कर्स हैं, इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है ना वो इनको नहीं मिलती है। यानी कि मैंने वही बताया कि जॉब की सिक्योरिटी में काफ़ी बड़ी कमी है, कभी भी यहाँ पर इनकी जॉब जा सकती है। ये बात राइटर बोलता है। इंडिया के अंदर जो गिग इकोनॉमी है ना, वो उसका एक अनुमान यह है कि आने वाले समय पर और ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। लेकिन राइटर ने बोला कि जब तक आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे ना, एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दोगे, तब तक यहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। तो भले ही आने वाले समय पर गिग इकोनॉमी ग्रो करे, इसमें क्या होना चाहिए, सरकार कुछ रेगुलेशन लेकर आए, सरकार कुछ पॉलिसीज़ को बनाए, ताकि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उनके राइट्स, उनके जो हक हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें, उनके साथ में एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, अच्छा व्यवहार कर सकें, वो यहाँ पर इंश्योर करना होगा सरकार को, ये राइटर ने बोला है। तो समझते हैं आखिरकार गिग इकोनॉमी होती क्या है। पहला पॉइंट राइटर बताते हैं कि जो गिग इकोनॉमी है एक फ्री मार्केट सिस्टम है, जहां पर लोगों के पास में टेम्पररी पोजीशन है, लेकिन वर्कर्स इंडिपेंडेंट है ना, वर्कर्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई इतना दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उनकी जॉब का कोई अता पता नहीं है, कभी भी जा सकती, कभी भी यहाँ पर रह सकती है उनकी जॉब। तो शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के लिए काम करते हैं गिग इकोनॉमी के अंदर में। तो गिग इकोनॉमी आप समझ गए, फ्री मार्केट एक इकोनॉमी है, एक टेम्पररी पोजीशन इसकी होती है। अब इसी इकोनॉमी के अंदर जो काम करते हैं वो बोले जाते हैं गिग वर्कर। एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है गिग वर्क के अंदर में, और यहाँ पे थोड़े बहुत समय के लिए यहाँ पर अपना कमा रहा है, लेकिन जैसा एक अच्छा रिलेशन होता है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, वैसा नहीं है। जो जॉब दे रहा है और जो जॉब ले रहा है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके बीच का एक बहुत बड़ा रिलेशन, बहुत मजबूत रिलेशन होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी जॉब मिल गई है, कुछ समय के लिए चल रही है, जब तक चल रही है चलती रहे, जब नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर में देखने को मिलती है। बाकी एक रिपोर्ट आती है किसके थ्रू, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के थ्रू। इन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर में जो गिग वर्कफोर्स है ना, वो लगभग 15 मिलियन तक पहुंच चुका है। मतलब 15 मिलियन वर्कर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और गिग वर्कफोर्स की तरह काम कर रहे हैं, इसी इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं। उनकी जॉब को लेकर सिक्योरिटी नहीं है, उनकी जॉब का कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, अब राइटर बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो ये गिग इकोनॉमी है जो पिछले कुछ समय पर ग्रो की है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, वो यहाँ पर ये बोलते हैं। पहला है राइज ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, और ये सही बात भी है। पिछले कुछ समय पर आपको पता है स्मार्टफोन्स का जो एडॉप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों ने इस मतलब हर एक के पास में आज के समय पर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। हाई स्पीड इंटरनेट मिल चुका है, सस्ते दाम में इंटरनेट मिल चुका है, लोगों के लिए काम करना बहुत आसान है, बिजनेस करना बहुत आसान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग आ चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा जंप मिला है। दूसरा रीज़न है इंक्रीज डिमांड फॉर फ्लेक्सिबल वर्क। लोगों को आज के समय पर जो काम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल चाहिए, मतलब अपना थोड़ा काम कर लें, थोड़ा बहुत यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर लें, काम के साथ में ही सारा एंगेजमेंट ना रहे, थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस किया जाए। ये चीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो लोग इसी सेक्टर में काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जो इंडियन वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। वो अपनी जॉब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, जैसा आज के समय पर ये इन गिग इकोनॉमी में नज़र आता है। तीसरा है डेमोग्राफिक फैक्टर, यानी कि गिग इकोनॉमी को एक और जंप इसलिए भी मिला है क्योंकि इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, और इंडिया आपको पता होगा दुनिया भर में एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नौजवान लोग हैं, जो यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो लार्ज और ग्रोइंग नंबर ऑफ नौजवान यानी यंग जो पर्सन है, इनकी वजह से भी यहाँ पर गिग इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिला है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा बहुत सारे जो इंडियंस हैं, मैंने आपको बताया कि नौजवान हैं, तो इनको यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, एक लाइवलीहुड इनकम चाहिए। तो वो सब यहाँ पर साइड बाय साइड इनकम जनरेशन कर रहे हैं इसी गिग इकोनॉमी के अंदर। तो इस चक्कर में गिग इकोनॉमी को एक और जंप मिला। उसके बाद एक और कारण है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है ना। जितने भी यहाँ पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आज से कुछ साल पहले तो कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले से यहाँ पर इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे से ग्रो हुए, गिग इकोनॉमी को ग्रोथ मिली है। यहीं पर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉयज़ काम कर रहे हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। तो ये चीज़ें थी जिसके बारे में राइटर ने बताया कि क्यों हमारी गिग इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फिर राइटर बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो पूरी गिग इकोनॉमी है ना, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ क्या क्या हैं इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो इशू है ये आप सुन ही चुके हो, वो है लैक ऑफ जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी। बहुत सारे जो गिग वर्कर्स हैं भारत के अंदर में ना, उनको लेबर कोड्स में कवर ही नहीं किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा जो भी भारत के अंदर लेबर है ना, उनके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ कोड्स लाए गए हैं कि भैया इतनी इनको मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए, मिनिमम पैकेज ये होना चाहिए, वो सब उनके राइट्स के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन इन कई गिग वर्कर्स को उन लेबर कोड्स में कवर ही नहीं किया गया है। तो इस वजह से इनको बेनिफिट भी नहीं मिलते। हेल्थ इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई बेनिफिट यहाँ पर इनको नहीं मिलता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। एडिशनली जितने भी गिग वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर इनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे बाकी सारे आप नौकरी देखोगे ना, तो वहाँ पे किसी को कोई चोट लगे, कोई बीमार है, तो यहाँ पे उनका जो मालिक वो सपोर्ट कर देता है उसके अंदर। लेकिन ऐसा यहाँ पर गिग वर्कर्स में या फिर गिग इकोनॉमी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे राइटर बोलते हैं वो है डिजिटल डिवाइड। जो गिग इकोनॉमी है ना, ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि सारा का सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो क्योंकि सारा का सारा काम आपके पास में अगर टेक्नोलॉजी अच्छी और आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आप वो काम कर पा रहे हो, तभी आप यहाँ पर इसके अंदर स्टेबल रह पाओगे। लेकिन क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इंटरनेट सिस्टम यहाँ पे ग्रो कर रहा है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी पीछे हैं, उनके पास में ये रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो वो कैसे यहाँ पर आए, है ना, तो वो कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रो कर पाएँ। तो डिजिटल डिवाइड काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी स्मार्टफोन्स काफ़ी लोगों के पास में, लेकिन काफ़ी लोगों के पास में नहीं है। तो यहाँ पर उनको इस पर्टिकुलर इकोनॉमी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तीसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डेटा। गिग इकोनॉमी को लेकर भारत के अंदर प्रॉपरली रिसर्च नहीं की गई है, और प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई तो हमारे पास में प्रॉपर डेटा नहीं है। डेटा की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इस वजह से हम इसके बारे में पता नहीं लगा पाते। और जब तक आपके पास में डेटा नहीं होगा तब तक आप लोगों के साइज़ के बारे में नहीं लगा पा रहे हो पता, है ना, उस साइज़ के बारे में, उस स्कोप के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। तो उसके लिए आप कुछ नई पॉलिसी भी नहीं लेके आ पा रहे हो। अगर आपके पास में एक डेटा होता है ना कि भाई यहाँ पर ये इतने लोग हैं, तो उसके हिसाब से आप पूरी की पूरी प्लानिंग कर सकते हो। बट डेटा ही नहीं होगा तो आप यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, वो है एक्सप्लॉइटेशन बाय कंपनीज। कई सारे यहाँ पर जो कंपनीज है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ की हालत को बिगाड़ देती हैं, ठीक है ना, मतलब उनका ध्यान ना रखना। उनको यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है कंपनी के अंदर फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कई बार जो पेमेंट है वो बहुत कम दी जाती है ना। नॉर्मल जैसे लोगों को पेमेंट मिलती है उसके हिसाब से कई बार बहुत कम पेमेंट मिलती है, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है ना। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनीज उनको एक्सप्लॉइट करती हुई नजर आती हैं। अब लोगों की मजबूरी है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। अब राइटर ने बताया व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि गिग इकोनॉमी को अगर सपोर्ट करना है तो आपके पास में एक क्लियर रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए। जो भारत की सरकार है, इनको कुछ क्लियरली नियम कानून, कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर लेकर आनी होगी, ताकि हम गिग वर्कर्स को एक प्रोटेक्शन दे सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। और अगर कुछ भी होता है तो कंपनीज को जिम्मेदार ठहराया जाए, ठीक है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी ब्लैंकेट की आवश्यकता है, यानी कि सरकार को इंश्योर करना होगा जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनके पास में एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम हो, यानी कि पेंशन स्कीम के अंदर उनको कवर किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में कवर किया जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा सके, जो बूढ़े लोग हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर गिग इकोनॉमी में इंक्लूड करनी होंगी। तीसरा, यहाँ पे राइटर बोलते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग भी मस्ट है। तो सरकार को थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में, गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ताकि जितनी ज़्यादा स्किल्स हो उतना ज़्यादा वो कमा सके, उनका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सके, ठीक है। फिर उसके बाद में सरकार को क्या करना पड़ेगा, फेयर कंपटीशन और इनोवेशन को भी एंकरेज करना होगा। जो कंपटीशन है, एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि कंपनीज अच्छे से अच्छी यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो प्रोवाइड करवा सकें,
ठीक है। तो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ट्रेड को लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको यहाँ पर एंकरेज करने के लिए उनको एंकरेज यहाँ पर किया जा सकता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरा, यहाँ पर नए नए इनोवेशंस, नए नए आविष्कार यहाँ पर लेकर आए जा सकते हैं, उनको एंकरेज किया जा सकता है। गिग इकोनॉमी के अंदर हम गिग वर्कर्स को टैक्स इंसेंटिव या बाकी सारे सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर एक और जो है ना सोल्यूशन दिया है राइटर ने, वो है लिंकिंग वेमेन एम्पावरमेंट विद गिग इकोनॉमी। हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सकें, जो गिग इकोनॉमी है यहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट को भी लेकर आया जाए, यानी कि जो वेमेन है, वेमेन का एंगेजमेंट भी हम लोग को चाहिए। आज के समय पर इस गिग वर्कफोर्स में जितने भी मिलियंस ऑफ लोग काम कर रहे हैं ना, इसमें जो महिलाएं हैं वो बहुत कम देखने को मिल रही हैं, तो महिलाओं का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हम चाइना से भी सीख सकते हैं। चाइना ने यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम किया है। आई होप आपको यहाँ पर बात क्लियर हो चुकी है। गिग इकोनॉमी के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी है, क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या है पूरा स्टेटस भारत के अंदर में, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सोल्यूशन है। मतलब कुछ भी नहीं छूटा। अगर कोई भी सवाल आता है तो आराम से आप उसको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जितना भी डेटा मैंने आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाया है वो पीडीएफ में दिया गया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। ठीक है, आपके फ़ोन में या WPS ऑफिस होगा या अलग अलग ऐप होंगे, उसमें ओपन करना। जब ओपन करोगे ना, इस ओपन कर करके देख सकते हो पीडीएफ को। यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये वाले सिंबल नज़र आएंगे। जैसे आप इस पर टैप करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओपन हो जाएगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, चाइना और गिग इकोनॉमी के बारे में। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है, अगेन यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा पेज जो है ये ग्राफ से भरा पड़ा है। अब ग्राफ से भरने की ज़रूरत तो थी नहीं, बट यहाँ पर फिर भी चलो मैं आपको एक डेटा डायरेक्टली बताता हूँ, यानी कि डायरेक्टली आपको एग्जाम के लिए कुछ कंटेंट देता हूँ। इंडिया और चाइना के व्यापार को लेकर जो रिलेशनशिप है, व्यापार को लेकर जो संबंध है, उनके बारे में चर्चा की गई है। बोला ये गया साल 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। साल 2022 में इंडिया चाइना के बीच में व्यापार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भारत ने बहुत सारा जो इम्पोर्ट है ना वो किया है चाइना से, और भारत बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइना है वो मजबूत होता हुआ नजर आया है व्यापार के मामले में, इस बार ऐसा यहाँ पे नजर आया। तो क्या है पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, आओ इसको समझते हैं, डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीचे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इंडिया चाइना के व्यापार को लेकर रिलेशनशिप है। डायरेक्टली आप यहाँ पर ये डेटा यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी जो भी एग्जामिनेशन में सवाल आएगा। तो न्यूज़ में यहाँ पर क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ किया गया है चाइनीज़ कस्टम्स के थ्रू। उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो जो व्यापार है भारत और चाइना के बीच में, ये साल 2022 में ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। अभी तक का सबसे ज़्यादा हायर लेवल पर व्यापार हुआ है। कितना रुपए तक का, लगभग 135.98 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ था 2022 में इंडिया चाइना के बीच में, जिसमें से भारत सबसे ज़्यादा घाटे में था। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना रहा है, तो हमारा जो घाटा है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रहा है। आप इमेजिन करो, खुद ये बात सोचो कि 135 या 136 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार हुआ, जिसमें से 100 बिलियन डॉलर का घाटा ही हो गया इंडिया को। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखने को मिलेगा और इससे चाइना और मजबूत होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे और डिटेल से चलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ट्रेड पार्टनरशिप में, तो यूएसए टॉप पर है, उसके बाद चाइना भी आपको देखने को मिलेगा। चाइना भी टॉप पर ही नजर आता है इंडिया के साथ में, जो कि व्यापार के मामले में है। ठीक है, साल 2022 में व्यापार के मामले में चाइना के साथ में हमने काफ़ी सारा व्यापार किया है। लेकिन घाटे के मामले में बात करें तो घाटे के मामले में चाइना टॉप पर आ जाता है, जिसके साथ में हमारा सबसे ज़्यादा घाटा रहता है। ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा है। और पता है, इसको लेकर जो भी हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने दो चिंताएं सबसे ज़्यादा व्यक्त की हैं, दो चिंताएं बताई हैं। सबसे पहली चिंता यहाँ पर यह है कि जो ये घाटा हो रहा है भारत को, ये पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020, 21, 22 लगातार ये डेफिसिट इंक्रीज होता हुआ गया। ठीक है, और यहाँ पर यह बोला जा रहा है जो इम्बैलेंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। ट्रेड डेफिसिट आप लोग समझ रहे होंगे ना, ट्रेड डेफिसिट में होता क्या है कि जब एक देश जो सामान है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या करता है, वो जो एक्सपोर्ट है ये तो बहुत कम करता है, लेकिन सामान का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेता है। आपने सामान को बहुत ज़्यादा मंगा लिया है, खरीद लिया तो आपका जो पैसा है वो आपने बाहर पेमेंट भी करना है, और आपका देश का जो सामान है वो ज़्यादा बिका नहीं, आपने एक्सपोर्ट किया नहीं, तो आपके पास में ज़्यादा रेवेन्यू आया नहीं। ठीक है, तो आपका इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, या फिर आप कह सकते हो अगर हम इसको फाइनेंस के मामले में बात करें तो आपका जो खर्चा है वो बढ़ गया, कमाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो इसको व्यापार के मामले में देखोगे तो इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। बाकी फाइनेंस के मामले में देखोगे तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो पिछले कुछ समय पर ये डेफिसिट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। भारत को बिलियंस डॉलर्स का जो है नुकसान हर साल होता है, और खासकर इस व्यापार के मामले में। ठीक है, बाकी आप देखोगे
एक चिंता यह है कि इंडिया जो है ना एक ग्रोइंग इम्पोर्ट बनता जा रहा है। हम लोग साल ब साल चाइना के साथ में अपने इम्पोर्ट को बढ़ाते जा रहे हैं और एक चिंता वाली बात है। और ये जो व्यापार के अंदर घाटा है ये हर साल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे का यहाँ पर रीज़न है। रीज़न पता है क्या है कि इंडिया के अंदर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिमांड के बीच में एक गैप है। यानी भारत ना कई सारे सामान को इंपोर्ट करता है चाइना से, ताकि हम लोग यहाँ पर इसके बीच के गैप को भर पाएँ। मतलब क्या है कि हम लोग देखो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं भरपूर मात्रा में, हमारा जितना ही प्रोडक्शन हुआ, हमारे देश की आबादी इतनी है कि मान लो उनका कंजम्पशन हो गया, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन हो गया कंजम्पशन भी हो गया। अब प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर डिमांड और भी है, डिमांड अब और भी बहुत सारे लोगों की है, उस डिमांड को ही पूरा करना है। तो उतना प्रोडक्शन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो बाकी सारे लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस सामान को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यही हो रहा है कि जो गैप है ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डिमांड के बीच में वो बहुत ज़्यादा है। लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी कम है उन चीज़ों का। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पे पूरी की जा सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पता है घाटा हम लोग को क्यों हो रहा है। हम लोग चाइना को कच्चा माल बेचते हैं, रॉ मटेरियल्स बेचते हैं, और चाइना से क्या परचेज करते हैं, फिनिश्ड गुड्स। पूरी तरह से जो तैयार सामान है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं और कच्चा माल चाइना को बेच रहे हैं। इससे भी हम लोग को काफ़ी बार जो लॉस है वो देखने को मिलता है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादातर आयरन ओर, कॉटन, कॉपर, एल्यूमिनियम, डायमंड, नेचुरल जेम देखने को मिलता है। जबकि चाइना हमें क्या एक्सपोर्ट करता है, मशीनरी, पावर रिलेटेड इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइज़र, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग को इम्पोर्ट करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। फिर एक और चीज़ नज़र आती है, एक और रीज़न है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस डेफिसिट को बढ़ा रहा है। वो ये है कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा दवाइयों का सेक्टर है ना, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एपीआई के ऊपर। ठीक है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, एपीआई का जो ये इंग्रेडिएंट है, इसी का इस्तेमाल करके हम दवाइयों को बनाते हैं। और आज के समय में इंडिया ये जो एपीआई है वो चाइना से ही परचेज करता है। चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है एपीआई के मामले में। आप देखोगे जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका $42 बिलियन का जो इम्पोर्ट है एपीआई का वो हमने किया है चाइना के साथ में। मतलब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, उसके अंदर जितना हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, जितना यहाँ पे दवाई को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, 68% रॉ मटेरियल हम चाइना से मंगा रहे हैं। ठीक है, तो कहोगे ये तो डेफिनेटली एक चिंता वाली बात है, हम क्या कर सकते हैं। तो आर्टिकल में बताया यह एक सोल्यूशन हो सकता है। देखो भारत यहाँ पर डिपेंडेंसी खत्म कर सकता है। तो आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर, चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, हम एकदम से डिपेंडेंसी बंद भी नहीं कर सकते। एकदम से डिपेंडेंसी को कैसे खत्म कर सकते हैं, एकदम से इंपोर्ट रोक दें सारा सामान का। तो एकदम से अगर यहाँ पर व्यापार रोक दिया जाएगा ना, तो इससे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, सामान का शॉर्टेज हो जाएगा। तो एकदम से तो ये नहीं कर सकते, सही बात है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अलग अलग देशों से यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा व्यापार करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जो मेन सामान हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं आज के समय में, उसको थोड़ा बांट देना होगा। किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट होना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, तो उसको बांटना होगा। कुछ सामान हम यूएस से परचेज कर सकते हैं, कुछ जापान से, कुछ साउथ कोरिया से। इस प्रकार से हमें थोड़ा सा अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करना होगा, थोड़ा सा डिवीजन हमें करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से हम लोग को ये हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी काफ़ी रेलिवेंट था। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ में दी गई है वही इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को डेटा के पॉइंट में, टेक्स्ट के पॉइंट में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। चलो आते हैं उसके बाद अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहले ये वाला। अब इस एडिटोरियल को लिखा गया है फिलिप जे ऑल्टपैच के थ्रू। ये एक रिसर्च प्रोफेसर हैं, कहाँ पर हैं, बोस्टन कॉलेज यूएस के अंदर में। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है, इट्स टाइम फॉर इंडियाज़ यूनिवर्सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड। भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये समय आ चुका है कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर को ज्वाइन करें। अब ज्वाइन करने का मतलब है दुनिया भर से काफ़ी सारी चीज़ों को सीखें जो दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, उन चीज़ों को अपने पास में अडॉप्ट करें, क्योंकि भारत के पास में कैपेबिलिटीज़ हैं इन चीज़ों को लेकर। तो क्या यहाँ पर है मामला, आओ इसको समझते हैं। तो दोस्तों बस खाली चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलना है ना। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, बस खाली सुनते हुए चलना। आपको ये आर्टिकल दिख रहा होगा, पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से रीड कर सकते हो। अब क्या है ना, मुझे इस बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर पूरा मुझे आर्टिकल दिख रहा है, यहीं से मैं आपको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर राइटर जो है वो मैंशन करते हैं कि इंडिया जो है ना, अभी इंडिया के पास में G20 प्रेसिडेंसीशिप आ रही है। ठीक है, G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के हाथ में है, भारत के साथ में पिछले साल आ चुकी है। और इसी के साथ में भारत के पास में यहाँ पर अब एक मौका भी है कि हम दुनिया भर के एकेडमिक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं।
जो यानी कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इन सिस्टम को हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मामले में इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। इंडियंस की बात करें तो इंडियंस यहाँ पे जाने जाते हैं दुनिया भर में इसी चीज़ के लिए। भारत के टॉप साइंटिस्ट दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारत के वेल एकेडमिक्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी लीडर्स आपको जानने जाते हैं। मतलब दुनिया भर में इंडिया के टॉप साइंटिस्ट के बारे में कई सारी जगह पर चर्चा होती है, ठीक है। लेकिन हमारा एकेडमिक सिस्टम के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं होती, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं होती है। तो थोड़ा हमारे एकेडमिक एनवायरनमेंट को और फैलाना होगा, दुनिया भर में पहुँचाना होगा। इंडिया के एकेडमिक सिस्टम को अभी हमें दुनिया भर के लेवल पर लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो एकेडमिक सिस्टम आपको नज़र आता है ना, ये एकेडमिक सिस्टम आज के समय पर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कह सकते हो, दूसरे नंबर पर आने वाला सेकंड लार्जेस्ट इंडियाज एकेडमिक सिस्टम है, ठीक है। तो राइटर ने यहाँ पर क्या मेंशन किया कि इंडिया का जो एकेडमिक सिस्टम है ये दुनिया का सेकंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यहाँ पर एकेडमिक सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, साल 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का काम है कि हमारे देश के अंदर ढेर सारे एजुकेशन को लेकर इंप्रूवमेंट करना, नए नए रिफॉर्म्स करना, नए नए बदलाव करना, ठीक है। फिर राइटर ये बोलते हैं कि दुनिया भर में यहाँ पर अपनी चर्चा करना, खासकर अपने एकेडमिक सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के लेवल पर लेकर जाना, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया भर के सिस्टम को आगे पे ज्वाइन करवाना। इससे क्या होगा, इंडिया और ज़्यादा विजिबल होगा। भारत में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बारे में इतनी विजिबिलिटी नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो इंडिया और ज़्यादा विजिबल होगा ग्लोबल एकेडमिक सीन को लेकर, और बहुत कुछ अपने यहाँ पर भी इम्प्रूव कर पाएगा। जो G20 लीडरशिप है ना, ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ख़ासकर अपने इस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के G20 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, उनके लीडर्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया जो है ना कहीं एक एडवांटेजियस पोजीशन पर भी है, क्योंकि जो दुनिया भर की कंट्रीज़ है ना वो इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी की तरह देखती हैं, क्योंकि भारत ऑब्वियसली एक अच्छी खासी इकोनॉमी देखने को मिलता है, दुनिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है ना। दूसरा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हायर एजुकेशन के मामले में, और हायर एजुकेशन में भी आप देखोगे दुनिया भर की कंट्रीज़ में भारत से कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल कर जाते हैं, टैलेंट निकल कर जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, है ना। स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आप देखोगे कई सारे लोग इंडिया से बाहर जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। और अभी के समय पर लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने भी लगे हैं, क्योंकि आपको पता है चाइना के साथ में इतना डिसएंगेजमेंट हो रहा है, तो चाइना के साथ में इतना रिलेशन हमारा दुनिया भर की कंट्रीज़ का रह नहीं रहा है। काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पर चाइना के साथ में अपने इतने रिलेशंस को रख नहीं पा रही हैं, तो चाइना के जो स्टूडेंट्स आज के समय पर वो थोड़े कम हो चुके हैं, लेकिन इंडिया के स्टूडेंट्स दुनिया भर में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। दूसरा यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया, मैंने बताया ना, इंडिया जो है ना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एकेडमिक सिस्टम को होल्ड करता है। ये जो एकेडमिक सिस्टम है पूरे दुनिया भर में, इसका दूसरा सबसे बड़ा एकेडमिक सिस्टम भारत के अंदर में है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम अपने हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही मकसद है कि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आएँ, अपने एजुकेशन सिस्टम की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, इसलिए हम लोग NEP को लेकर आए। बाकी आप देखोगे आज के समय में इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लगातार यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। उसके बाद हाई क्वालिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे IIT के बारे में आपने सुना है, एम्स के बारे में सुना है, ये लगातार एक्सपैंड कर रही हैं, लगातार यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो ग्रो कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ढेर सारे अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को अचीव करेंगी अगर इनको प्रॉपर फंड मिलता है, प्रॉपरली इनको पैसा प्रोवाइड करवाया जाए, इनको एक ऑटोनॉमी प्रॉपरली अपने आप में ही इनको कुछ पावर्स दी जा सकें, तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतरीन रोल प्ले कर सकती हैं। इंडिया ने यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को भी सेटअप कर लिया है। आपको पता होगा ऐसे कई सारी रैंकिंग्स आती हैं दुनिया भर में, जो कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को तैयार करते हैं, यानी कि दुनिया भर में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, इस प्रकार की रैंकिंग को लेकर आने वाले कई सारी कंट्रीज़ जो कि अपनी रैंकिंग तैयार करती हैं। तो भारत ने अपना खुद का इस प्रकार का सिस्टम तैयार कर लिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि यहाँ पर क्या कर सकता है, जो कि अपने यहाँ पर पहले तो अभी हमारे देश में इसको लागू किया जाता है। हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग को तैयार करता है कि कौन सा कॉलेज टॉप पर है, कहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के माध्यम से हम अपने यहाँ पर कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इस इंडेक्स में अपने आप को टॉप पर लाने के लिए अपने यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ देने का काम कर रहे हैं। तो भारत इस लेवल पर भी आगे आ चुका है आज के समय पे।
इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग आपको देखने को मिलेगा ये पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, इंडिया में अगर हम दुनिया भर मतलब इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो साल 2010 पे इतना टॉप पे रैंक नहीं करती थी। साल 2010 में हमारी 7वें नंबर पर पोजीशन थी, 2020 में ये 3rd नंबर पर पोजीशन आ चुकी है। तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ पीएचडी अवॉर्डेड भी यहाँ पर इंडिया के अंदर ही नज़र आते हैं। दूसरा, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है, इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत ने इंप्रूव किया है। भारत ने लगभग आप कह सकते हो साल 2014 में भारत की 81 रैंक थी और 2022 में यहाँ पर ये इंप्रूव होकर आप कह सकते हो कि 40 हो चुकी है, 40 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो नए नए इनोवेशंस भारत में हो रहे हैं। हालांकि अभी भी हम चाइना और अमेरिका से पीछे हैं, बट फिर भी इस पर्टिकुलर मामले में इंडिया ने काफ़ी कुछ अचीव किया है। दूसरा, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही हैं दुनिया की रैंकिंग में। हमारी जो हाईएस्ट स्कोरिंग इंस्टीट्यूट है वो है कौन सा है, वो आपको देखने को मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। ठीक है, दुनिया भर में दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यहाँ पर IISc आता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। बाकी कुछ और 75 ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस रैंकिंग में है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत बिलो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट नोन इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर में वो है IIT। IIT यहाँ पर दुनिया भर में जाना जाता है ना। IIT यहाँ पर जाना जाता है दुनिया भर में, लेकिन यहाँ पर ये लोग अच्छा रैंक नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है ये प्रॉपरली अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी क्वालिटी को लगातार ये इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। अब आप देखोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट यहाँ पे इनको मिल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखोगे IIT की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। हाल ही में पता है क्या हुआ था, जो IIT खड़गपुर है, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम अपनी एक कैंपस को एस्टेब्लिश करेंगे मलेशिया में हम अपना एक कैंपस बनाने वाले हैं। तो इंडिया के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है वो दुनिया भर कंट्रीज़ में जब ओपन होंगी तो ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा, खासकर IITs के मामले में। ठीक है, फिर उसके बाद राइटर बोलते हैं कि भारत को अब फोकस करना है कि जो अपने IITs हैं, अपने AIM यानी एम्स हैं, ठीक है ना, इन इंस्टीट्यूशंस को एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह बनाना होगा, एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना होगा और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर उतारने होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, इन हायर एजुकेशन में ज़्यादातर इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसको वर्ल्ड लेवल पर उतार भी सकते हैं आराम से, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि यहाँ पर दुनिया भर को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इनको बहुत आराम से इन यूनिवर्सिटीज़ को एक इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पर हम लोग लेकर आ सकते हैं। दूसरा, इंडिया के पास में आज के समय में 100 से ज़्यादा रिसर्च लेबोरेटरीज़ आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग जगह पर, और ऐसी लेबोरेटरीज़ जिनको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है, इनके थ्रू स्पॉन्सर्ड लेबोरेटरीज़ हैं। तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लगातार देखने को मिलेगा। अब दूसरा यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं कि हमें करना क्या होगा इसके लिए। तो इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, आपने समझ लिया कि इनके पास में कितनी ज़्यादा पावर है, लेकिन उस पावर का सही उपयोग आज के समय पर हो नहीं रहा है। तो भारत के पास में जो ये G20 की लीडरशिप है ना, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से इन G20 कंट्रीज़ के इन 20 देशों के अंदर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो लीडर्स हैं उनके साथ में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस करने के साथ में यहाँ पर इंडिया की एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। हम लोग कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को लेकर आ सकते हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल सके, हमारी फैकल्टी को सपोर्ट मिल सके। उन स्टूडेंट्स और फैकल्टी को वहाँ पर भेज सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनकी चीज़ों को, उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यहाँ पर सीख सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, है ना। सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। जो बेहतर कर रहा है उसको देखो, सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ से सीखा जा सकता है, उसको यहाँ पे अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्चर्स, अकेडमिक्स जो भी कुछ है, सबको यहाँ पे आप कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर उतरना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको इंटरनेशनल मीटिंग्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आनी पड़ेंगी। दूसरा, यहाँ पर जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक कुछ काम होगा भी नहीं। तो इन दोनों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को हमें दुनिया के लेवल पर उतारना है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है, इनमें यहाँ पर वो ताकत है कि ये वर्ल्ड को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकें। तो आई होप आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ये चीज़ यहाँ पर राइटर ने मैंशन की है, जो कि अपने आप में बिल्कुल एक ऑथेंटिक डेटा के साथ में उन्होंने बताया है। दूसरा जो रेलिवेंट एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा वो है ये वाला। अब इसको लिखा गया है तेकेंद्र सिंह पनवर के थ्रू, एक फॉर्मर डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं शिमला के। इन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें नहीं है, इसको वैसे मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। 1-2 मिनट में यहाँ पर आपको कवर करवा दूंगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐसा है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं है। फिर भी इंडिया की जो अर्बनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं
इनमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये बताते हैं। तो इन्होंने ना पूरे एडिटोरियल में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में ही चर्चा की है, पूरे पूरे रिपोर्ट में, पूरे एडिटोरियल में उसी के बारे में चर्चा की है। तो हाल ही में यहाँ पे अर्बन फाइनेंसिंग फॉर इंडिया को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर ये समझाया है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ना, ये रिलीज़ करी गई है पिछले साल नवंबर के महीने में। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में बात करती है कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ है, जो शहर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके उन शहर की प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। हम लोग लंबे समय से फोकस कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर जा सके, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अलग अलग वैसे अर्बन रिफॉर्म्स किए गए, आप देखोगे स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आया गया, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लेकर आई गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, ये आपने खुद भी देखा होगा। तो इन्होंने बोला कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म प्रोसेस हैं, क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरी है, कुछ बदलाव करने होंगे, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइवेट कैपिटल है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो अर्बन एरियाज़ के अंदर थोड़ा अट्रैक्ट करना होगा। जो भी हमारे शहर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। ये बोलते हैं कि हमने ऐसे रिफॉर्म पहले किए थे, हम लोग यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर आए। लगभग यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं और हमने 30 साल पहले से ही कुछ नई नई चीज़ें करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश की थी 1990s में, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाया जा रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अर्बन एरियाज़ में। तो 30 साल यहाँ पर हो चुके हैं, अभी भी कुछ खास चीज़ें नहीं नज़र आई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि आप देखोगे जितना भी पैसा यहाँ पर शहर को ज़रूरत है, शहर के अंदर जो भी पैसा आ रहा है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट और कुछ यहाँ पर हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। अब होता यहाँ पर यह है कि जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स है, वहाँ से भी कुछ अमाउंट आ रहा है, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पिछले कुछ समय में कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं किस चीज़ को लेकर, कि जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे ईशर जज अहलूवालिया रिपोर्ट, एक रिपोर्ट ये है, इस रिपोर्ट ने ये बोला कि साल 2030 तक आने वाले समय में शहर के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें लगभग 39.2 लाख करोड़ का आसपास का रिक्वायरमेंट हमारा होने वाला है। ऐसी और भी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि हर बार ये बोलती हैं 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। इससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हमें होने वाली है अपने अर्बनाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। बहुत पैसा यहाँ पर चाहिए आने वाले समय में। अब वर्ल्ड बैंक के कुछ एस्टिमेशन है, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कुछ अंदाज़ा बताया है। इन्होंने भी बोला कि देखो 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ रुपए चाहिए होगा आने वाले समय में, ताकि जो हमारा अर्बन इंडिया है, इंडिया के अंदर जो शहर वाले रीजन है, वहाँ पे प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट किया जा सके, जो लोग की डिमांड है उनको पूरी किया जा सके। तो उसके लिए लगभग आने वाले समय पर 70 लाख करोड़ का आसपास का रिक्वायरमेंट होगा। और आने वाले समय में फिर ये चीज़ कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर साल लगभग 55 बिलियन डॉलर के आसपास का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। और सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन हो गया, ऐसी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ये यहाँ पर अलग अलग मिशंस आपको गवर्नमेंट के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम में खर्चा जा रहा है ना, वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं जा रहा है। हमें चाहिए 70 लाख करोड़ तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। और आप देखोगे जितने मिशंस हैं इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं गया है। ये सारे मिशन होने के बावजूद भी, जो भी शहर के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उसके बावजूद भी, सबको मिला दें तब भी 2-3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जा रहे हैं। जबकि रिपोर्ट ये बताती है कि हमें ढेर सारा पैसा लाखों करोड़ में चाहिए होगा वहाँ पे लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो वही बात यहाँ पर राइटर मेंशन कर रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो भारत ने अलग अलग प्रोग्राम्स को स्टार्ट किए हैं, इसमें इतना पैसा खर्चा नहीं जा रहा है जितना रिपोर्ट्स बता रही हैं आने वाले समय पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो कोर आइडिया है इस रिपोर्ट का वो यही है कि हमें अपना फिस्कल बेस इंप्रूव करना होगा, है ना। इंडिया के जो शहर हैं उनको अगर इंप्रूव करना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, तो आपको यहाँ पर जो ये खर्चा है, जो अपना एक्सपेंडिचर है, उसको यहाँ पर इंप्रूव करना होगा। इस चीज़ को यहाँ पर रिपोर्ट ने थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से चर्चा की इस चीज़ के बारे में। दूसरा इन्होंने यहाँ पर बोला है फाइंड ऑल्टरनेटिव पाथ, यानी कि जो भी हम लोग अर्बन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जब भी शहर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो भी आपको प्लान इंप्लीमेंट करना है, जो भी प्लान लागू करना है, वहाँ पे उससे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा। लोगों के साथ में एंगेजमेंट करना होगा, लोगों की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे समझना होगा। लोगों की ज़रूरतें समझने के बाद में आप नए नए प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो शहर की जो भी गवर्नमेंट है, सिटी की जो गवर्नमेंट है, उसको एम्पावर करना, उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो पावर देना,
ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा, उसको थोड़ा पावर प्रोवाइड करवाओ। और इस चीज़ संविधान में है भी, आपको पता है 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम लेकर आए थे, जहाँ पर हम लोग पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर्स होनी चाहिए। आज के समय पर ऐसा है नहीं, लोकल गवर्नमेंट को पावर्स मिल नहीं पाती है। हमें इंश्योर करना होगा कि लोकल गवर्नमेंट जो भी हमारी सिटी गवर्नमेंट है उनको प्रॉपरली ऑटोनॉमी मिले, प्रॉपरली पावर मिले अपने आप से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की। ऐसा होता नहीं। और रिसेंटली आपको पता होगा, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, शायद सैटरडे में डिस्कस किया था, वहाँ पे पंचायती राज को लेकर यही आर्टिकल था। यही बोला जा रहा था कि जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जब हमारे संविधान में ये कॉन्सेप्ट है लोकल गवर्नमेंट का, तो हम लोग उसको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर्स क्यों नहीं दे रहे हैं। और इस चक्कर में यहाँ पे ढेर सारे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर फंडिंग आएगी नहीं, फंडिंग में डिले हो रहा है, बिल पास नहीं हो पा रहा है, रुका पड़ा है, तो भैया वो पैसा कहाँ से लगाएंगे। और यही चीज़ मैंने आपको परसों बताई थी, याद होगा, कि जो सरपंच है गांव के, उन्होंने सुसाइड कर ली थी इसी चीज़ को लेकर, कई सारे सरपंचों ने सुसाइड की है इसी चीज़ को लेकर कि अब जब उनके पास में पैसा आया नहीं, पैसा ऊपर से आना था सरकार की साइड से, पैसा उनके पास में पहुंचा नहीं। अब पैसा पहुंचा नहीं तो वो कहाँ से विकास के ऊपर में लगाएं, तो उन्होंने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया तब भी सरकार पैसा नहीं दे रही है, अब लोन वाले उनकी जान खा रहे हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर उस दबाव में आकर उन्होंने ये गलत कदम उठा लिया। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये शहर हैं, इनकी जो सरकारें हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आप सपोर्ट करोगे तभी यहाँ पर जो शहर है ना वो पूरी तरह से स्मूथली फंक्शन करेगा। वो बात यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है तो पहली बात अपनी अर्बनाइजेशन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना होगा। अपनी जो पॉलिसीज़ आप लेकर आए हो उसके अंदर खर्चा बहुत कम है, आपको जगह जगह शहरों में जाना होगा, लोगों की ज़रूरतों को समझना होगा, ज़रूरत किस लेवल पर है। आपने यहाँ पर ऐसी एक अंदाज़ा ज़रूरत बता दी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको देखो। रिपोर्ट्स का कहना यह है कि 70 लाख करोड़ खर्चने पड़ सकते हैं आने वाले समय में, और आपकी जो स्कीम है उनका टारगेट है आने वाले कुछ समय में हम 2 लाख करोड़ खर्चेंगे। तो ये बहुत पीछे है। तो इससे कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना होगा, और इसी प्रकार से हमारा शहरीकरण थोड़ा सा बढ़ेगा, लोग की ज़रूरत पूरी हो पाएंगी, इंप्रूवमेंट हो पाएगा जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो वो बात यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर भी एक क्लैरिटी पूरी तरह से मिल चुकी है। उसके बाद एक और पर्टिकुलर एडिटोरियल आता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, सारे एडिटोरियल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक लास्ट एडिटोरियल है वो यहाँ पर ये है। देखो, कोविड-19 के बाद में हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है सॉरी, एक रिपोर्ट आई है, एसर रिपोर्ट के नाम से हम उसको बोलते हैं, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट ने यह बताया कि सर कोरोना के बाद में बच्चों के अंदर जो मैथ को लेकर स्किल्स है ना, ये बहुत कम हुई हैं। साउथ और वेस्टर्न रीजन में मैथ की स्किल्स बच्चों में ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर एसर रिपोर्ट ने समझाया है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ एसर रिपोर्ट के बारे में, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए। तो अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है यहाँ पे 2023 के अंदर, जो कि पिछले साल का सारा डेटा कवर करती है। तो एसर की फुल फॉर्म आपने समझ ली है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। पूरे 2022 के साल में एजुकेशन को लेकर क्या मामला रहा है, इस रिपोर्ट के अंदर 3 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को कवर किया जाता है। एसर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है किसके थ्रू, एनजीओ प्रथम के थ्रू। ठीक है, जो प्रथम है ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, आपसे सवाल बन सकता है। तो ये सर्वे को हर साल कंडक्ट कर रहा है, साल 2005 से ये सर्वे हर साल आ रहा है। तो भारत के अंदर जितना भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम लोग इस सर्वे को पहुँचा रहे हैं, और इसमें कई सारे लाखों बच्चों का जो है वो सर्वे किया जाता है। साल 2022 का जो सर्वे था, यहाँ पर भी हमने लगभग 7 लाख बच्चों का सर्वे किया था, जो कि 616 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर किया गया था। तो इसमें यहाँ पर पता ये चलता है कि साल 2022 में पहली अच्छी चीज़ ये हुई है, बच्चों का जो स्कूल में एनरोलमेंट है वो बढ़ा है, स्कूल के अंदर बच्चों के एडमिशन्स इंक्रीज़ हुए हैं। साल 2018 में बच्चों का एडमिशन 97.2% तक था, लेकिन 2022 में 98.4% हो गया है। दूसरा यहाँ पे बताया गया कि अब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स 72.9% के आसपास बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं, मतलब कि 10% से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में आप देखोगे तो कई सारे स्टूडेंट्स आज के समय पर पढ़ रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कोविड के समय पर कई सारे प्राइवेट स्कूल्स के से बच्चे जो हैं वो निकल कर सरकारी कॉलेज में पहुँचे, सरकारी स्कूल्स में पहुँचे। उसके पीछे का रीज़न था कि प्राइवेट स्कूल्स में इतना ज़्यादा जो पैसा वगैरह मांगा जाता है, फीस वगैरह मांगा जाता है, उसका सपोर्ट ना हो पाना। ऐसे कई सारे रीजंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, बच्चों की जो स्किल्स है वो थोड़ी कम हुई है ना। बच्चे रीड करने की जो कैपेबिलिटीज़ है, पढ़ने की जो क्षमताएं वो भी कम हुई हैं। दूसरा, 2022 में हमने ये देखा जो मैथ को लेकर स्किल्स है बच्चों की, मैथ की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है,
इसको लेकर भी यहाँ पर इनकी स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। तो वही बताया गया है कोविड-19 के बाद अगर हम देखें तो मैथ की जो स्किल्स है बच्चों में, खासकर साउथ और वेस्टर्न रीजन में, ये सबसे ज़्यादा कम हुई है। बच्चे यहाँ पर मैथ को सॉल्व करने में थोड़े से ज़्यादा असक्षम रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल। तो आज के सारे एडिटोरियल रिलेवेंट थे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद इधर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आंसर राइटिंग मैंने आपको बता दी है। कहोगे ये वाला एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया है। देखो ये वाला एडिटोरियल हमारे काम का नहीं है। काम का होता तो डेफिनेटली डिस्कस करता। तो यहाँ पर कुछ भी रेलिवेंट पॉइंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जो काम का था वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी चर्चा कर ली है। काम का जो भी होगा वो सब कुछ आपके साथ में डिटेल से ही डिस्कस किया जाएगा। बाकी ये आर्टिकल है, ये व्यापार को लेकर, अभी मैंने एडिटोरियल पर आपको समझा दिया था कि व्यापार को लेकर क्या मामला चल रहा है। जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, वहीं पर मैंने आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं वो बता दी थी। थंबनेल वाला आर्टिकल हम कवर कर ही चुके हैं। अब फटाफट हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यूपीएससी का साल 2017 का क्वेश्चन था। आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जो उत्तर है वो केवल और केवल 3 है। जो पुलिकट लेक है वो वाकई में 2 राज्यों के अंदर स्प्रेड हुई हुई है। तो ऑप्शन बी जो है ना वो हमारा सही उत्तर है 3 ओनली। बाकी ऑप्शन 1 और 2 हमारे गलत हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, देखते हैं किन्होंने इसका जवाब दिया है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।